ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है पेज नंबर 242 लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन डिस्कस किया था ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये वाले सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन अगेन पूरे सर्कल की वजह से, आर्क की वजह से, बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितना होता है वो निकालेंगे। अगर तुम लोग को याद होगा तो मैंने ऑलरेडी जब मैंने लेक्चर नंबर 3 तो उसमें मैंने डेरिवेशन नहीं करवाया था, बट मैंने रिजल्ट दे दिया। तो मैंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालना है, ठीक है, कोई भी थीटा की वजह से, तो वो क्या था, इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। याद आ रहा है कुछ? यही चीज़ हम लोग अभी प्रूव करने वाले हैं, बरोबर है। ये जनरलाइज इक्वेशन है और इससे हम लोग कोई भी थीटा के लिए निकाल सकते हैं, फुल सर्कल, क्वार्टर सर्कल, बरोबर है। एक चीज़ है थीटा जब यहाँ पर डिग्री में, तो ये भी कितना है 360। अगर तुम यहाँ पर रेडियन में डालोगे तो नीचे 2 पाई लिखना, ठीक है। जब यहाँ पर क्या होगा, रेडियन में डालोगे तो नीचे क्या लिखना, नीचे इसको 2 पाई कर लेना। तो समझ में आ रहा है ये कॉम्बिनेशन, ओके। और इस अपन अलग अलग केस निकाला था, फुल सर्कल, सेमी सर्कल, याद आ रहा है। उसके बाद में क्वार्टर सर्कल, ये सभी केसेस निकाले थे। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन जो बुक में दिया हुआ है वो पेज नंबर 242 पे दिया हुआ है, बाजू में यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, दिस इज अ डेरिवेशन दैट यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में लोग ने क्या किया, डेरिवेशन जो दिया है कि यही इक्वेशन मिला है, लेकिन वो लोग ने क्या किया, डिग्री में निकाला, तो मैं सिर्फ रेडियन के फॉर्मेट में निकाला, और बाद में लोग ने उसका स्पेशल केस डिस्कस किया, दैट इज फुल सर्कल, ओके। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। क्या बोला उसने, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से, करंट की वजह से, कहाँ पर, ठीक है ना, एक वायर में निकालना है। और वो वायर जो है ना वो कैसा है, स्ट्रेट, वो वायर का शेप कैसा है, क्या वो स्ट्रेट कंडक्टर के फॉर्म में नहीं, वो एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में। और देखो उन्होंने आर्क बोला है, फुल सर्कल नहीं बोला हुआ, ठीक है ना। फुल सर्कल बोलता ना तो मैं वायर को पूरा सर्कल के शेप में ड्रॉ करता, ठीक है। तो वो लोगों ने क्या बोला, वो लोगों ने फुल सर्कल नहीं बोला, वो लोग ने सेमी सर्कल नहीं बोला, ना ही वो लोग ने क्वार्टर सर्कल बोला, वो लोग ने क्या बोला, आर्क करके। तो उन लोगों को याद होगा तो अपने ऐसा आर्क वाला केस बनाया था, करेक्ट है। तो मैं वही चीज़ यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से दिस इज द वायर, अगर पूरा करूँगा तो ऐसा मुझे एक सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, पूरे सर्कल की वजह से निकालें, छोटा सा आर्क की वजह से, छोटा सा आर्क, ठीक है, छोटा सा आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितना होगा मुझे वो निकालना है, ओके। तो लेट अस, तो यहाँ पर समझो मैं बोलूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क का जो, अच्छा अगर इसको मैं आर्क का ये वाला एक एंड है, ठीक है, और ये उसका दूसरा एंड है, अगर मैं इसको ऐसा कनेक्ट कर देता हूँ सेंटर से, ठीक है, तो ये सेंटर में कुछ तो एंगल, ये सेंटर है, ओके, ओ कर गया, और ये सेंटर में कुछ तो एंगल ट्रेस कर रहा है, और ये एंगल को मैं बोलता हूँ थीटा। अब देखो ये थीटा 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, बरोबर ना, डिपेंडिंग अपॉन थीटा क्या होगा, ठीक है। तो थीटा, और यहाँ पर ये आर्क जो है, समझो उसका लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका आर्क लेंथ यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आर्क लेंथ है समझो L करके, और इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, समझो ये रेडियस है छोटा आर्क, बरोबर है। मतलब ये पूरा वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो मुझे निकालना है, समझा कि नहीं समझा। मुझे क्या करना है, ये पूरा वायर जो है ना आर्क के फॉर्म में, अच्छा इसके अंदर ये वायर ऊपर से कैसा करंट कैरिंग वायर है, तो करंट में क्लॉकवाइज भी ले सकता हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकता हूँ। तो यूजुअली हम लोग ने डिस्कस किया, हम लोग करंट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, ठीक है, और ये करंट है समझो I। तो ये पूरा करंट कैरिंग वायर के वजह से जिसका लेंथ L है, मुझे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो निकालना है, बरोबर है। लेकिन हम लोग को क्या आता है, हम लोग को ये आता है कि छोटे से लेंथ की वजह से सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, या छोटे से लेंथ की वजह से कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो मुझे मालूम है। छोटा सा लेंथ मतलब DL हो गया, और उसके से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, वो छोटा ही होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, dV = μ0
अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। आर क्या होता है, तुमने जो आइडियल अज्यूम किया है वहाँ से उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो ये मैंने समझो, मैं आइडियल यहाँ में डी एल यहाँ भी ले सकता हूँ, ये पूरा लेंथ एल है तो छोटा सा लेंथ मैं कहीं पर भी ले सकता हूँ। तो समझो ये आइडियल है। आइडियल का लेंथ कितना है सेंटर से, ठीक है, जो पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका लेंथ देखो ये इतना है, दैट इज आर, करेक्ट है। अच्छा थीटा कितना है, तो देखो ये आइडियल है और ये कितना एंगल है यहाँ पर, थीटा कितना है 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 है तो व्हाट इज साइन 90, साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया, क्लियर है। तो मुझे बताओ डी बी की वैल्यू कितनी होगी, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। तो इट इज आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये क्लियर है। अच्छा मुझे बताओ एक आइडियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितना होगा डी बी होगा, और वो कहाँ पर होगा, तो देखो ऐसा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो देखो थंब बाहर की तरफ है ना, मतलब इसको मैं पॉइंट से बताऊँगा, ओके। अच्छा अगर मैं और एक आइडियल यहाँ पर ले लूँगा तो उसके से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा प्लस डी बी होगा। अगर मैं और एक आइडियल लूँगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा प्लस डी बी होगा, बराबर। और एक आइडियल लूँगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा प्लस डी बी होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी आइडियल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग उसके डी बीज यहाँ पर सब आएंगे, बराबर है। समझो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 आइडियल है, तो यहाँ पर 10 आइडियल के से कितना आएगा 10 छोटे छोटे डी बीज आएंगे, और जितने भी छोटे छोटे डी बीज है अगर मैं सबको ऐड कर दूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल बी मिल जाएगा। ये क्लियर है, अंडरस्टूड। तो आगे डायग्राम में एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मुझे अच्छा मुझे डी बी की वैल्यू मालूम है ना, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, और वो वैल्यू कितनी आएगी, वो वैल्यू आएगी डी बी इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। जो चीज़ कांस्टेंट होगी उसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर रहे, तो कांस्टेंट चीज़ों को बाहर ले लेता हूँ। ये न्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई करंट में बैटरी चेंज नहीं कर रहा हूँ, करंट भी चेंज नहीं हो रहा, रेडियस तुम कोई भी आइडियल ले लो उसका डिस्टेंस सेंटर से आर ही रहने वाला वो भी कांस्टेंट है। लेकिन डी एल पहले इतना था, फिर डी एल इतना, फिर डी एल इतना, फिर डी एल इतना, बराबर। तो डी एल क्या वाला चेंज होते जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से न्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये मैंने क्या किया, और यहाँ पर क्या बचा आई अपॉन आर स्क्वायर, और अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, क्लियर। अगर मैं डी एल यहाँ से लेके जितने भी डी एल है सब डी एल को ऐड कर दूंगा, सब डी एल को ऐड कर दूंगा तो पूरा लेंथ एल मिलेगा, पूरा लेंथ क्या मिल जाएगा मुझे एल मिल जाएगा, एल, क्लियर है। और ये एल को अगर मैं डायग्राम से यहाँ से बोलूँगा तो ये एल क्या है आर्क है, और आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क इज व्हाट एंगल ट्रेस्ड अपॉन रेडियस। तो आर्क का लेंथ है एल थीटा, बराबर है, और ये रेडियस कितना है आर करता है, ये क्लियर है। यहाँ पर ये थीटा किस में है, रेडियंस में है, क्लियर है। थीटा हम लोग बहुत छोटा अज्यूम कर रहे हैं इसलिए हम लोग रेडियंस में ले रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, इनको एल की वैल्यू कितना आएगी थीटा अपॉन यहाँ पर एल की वैल्यू ना, बराबर है। तो थीटा इज इक्वल टू और आर का अपॉन रेडियस ना, उल्टा लिख दिया मैंने, थीटा का वैल्यू कितना होता है आर का अपॉन रेडियस। यहाँ पर एंगल आएगा थीटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर आएगा ये थीटा, यहाँ पर आएगा ये एल करके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये रेडियंस में रहेगा। यहाँ से मुझे बताओ एल क्या होगा, एल होगा थीटा इंटू आर, क्लियर। तो यहाँ पर मैं एल की जगह क्या रखूँगा थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर, तो एक आर इससे कैंसिल हो गया। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गया, फाइनल इक्वेशन बन गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर आर्क मेकिंग एन एंगल थीटा, उसके से मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आर से कैंसिल हो गया, तो आई अपॉन आर इंटू थीटा, वेयर थीटा इज इन व्हाट रेडियंस, क्लियर है।
तो ये अपना डेरिवेशन हो गया। अगर समझो यही वायर अगर पूरा ऐसे सर्कल के फॉर्म में अगर यही वायर पूरा ऐसे सर्कल के फॉर्म में होता, ठीक है, इफ द वायर वॉज अ कंप्लीट सर्कल, तो थीटा कितना होगा, 2 पाई होता, यहाँ पर 2 पाई रख दोगे तो कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द फुल सर्कल, ठीक है, कितना आ जाएगा वो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू 2 पाई। ये क्लियर है। तो देखो ये 2 पाई से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया, तो घूम फिर के वही चीज़ आ गया ना जो मैंने बोला था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द फुल सर्कल, ये कितना होता है, इतना होता है। क्लियर है। ये दोनों चीज़ वहाँ पर पेज नंबर 242 पे दिया हुआ है। ओके, okay, so derivation we have completed. Now we are going for the numericals. We will take all the varieties जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स बचे हुए बेस्ड ऑन द सर्कुलर, ये जो सर्कुलर कॉइल है उसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। इट सेज अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज फ्रीली सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड। मतलब समझो कि एक सर्कुलर लूप था ऐसा कुछ, और इसको थ्रेड से मैंने थ्रेड कर दिया ऐसे कुछ, ये थ्रेड है बरोबर है, ये सर्कुलर कॉइल है और ये मैंने उसको थ्रेड ऐसा कनेक्ट किया हुआ है। उसको लोग ने क्या किया, फ्रीली इट इज फ्रीली सस्पेंडेड बाय लॉन्ग थ्रेड, द प्लेन ऑफ द लूप विल पॉइंट इन द डायरेक्शन। और उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। वेरेवर इट इज़ लेफ्ट फ्री, मतलब वो जैसा भी जहाँ पर भी पोजीशन में रेस्ट में आ जाएगा वैसा, या फिर नॉर्थ साउथ में या ईस्ट वेस्ट में, या 45 डिग्री विद द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अभी एक चीज़, इसको ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, समझो कि ये जो बोर्ड का जो प्लेन है वही कॉइल का भी प्लेन है, और इसको मैंने क्या किया यहाँ पर ऊपर ऐसा मैंने इसको सस्पेंड कर दिया, ठीक है ना, ऐसा इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बराबर। अब इसको जब मैं छोड़ दूंगा ऐसे बराबर, तो इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये कौन से पोजीशन में रेस्ट में आएगा। देखो ये कॉइल अगर ऐसा हो जाएगा, अगर ये कॉइल ऐसा हो जाएगा तो मुझे ये कैसा दिखेगा, एक लाइन जैसा दिखेगा। ये थ्रेड को ना, थ्रेड को मैं थोड़ा एक अलग कलर से बना देता हूँ, लेट्स से इट इज़ अ ब्लू कलर, मतलब ध्यान से किया। तो ये क्या प्लेन ऑफ द कॉइल है। अगर इसको मैं रिलीज कर दूंगा, और ये कॉइल कैसा है, करंट कैरिंग कॉइल है। अब एक चीज़ समझो ज़रा, करंट कैरिंग कॉइल का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पर मैं दो केस बनाता हूँ, एक ये वाला कॉइल है और ये वाला भी कॉइल। करंट कैसा भी फ्लो हो सकता है, करंट एंटी क्लॉकवाइज भी फ्लो हो सकता है बरोबर है। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, वहाँ से रहेगा तो उसको क्लॉकवाइज दिखेगा। या तो फिर मैं अगर यहाँ से देखूँ तो करंट क्लॉकवाइज भी फ्लो हो सकता है। जब करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कैसे फ्लो हो रहा है, तो इधर देखो, करंट जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ऐसा मतलब करंट यहाँ से ऐसा जा रहा है और करंट यहाँ से ऐसा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो करंट ऐसा जा रहा है, मतलब अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है मतलब करंट कॉइल में यहाँ से ऐसा जाएगा और करंट यहाँ से ऐसा जाएगा। तो अगर तुम प्रॉपरली देखोगे ना, देखो अगर इसमें जोड़ दो तो देखो ये नॉर्थ पोल बन गया और ये साउथ पोल बन गया। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि कॉइल जो होता है ना, कॉइल इट बिहेव्स एज अ पोल ऑफ नॉर्थ और साउथ। क्या होते हैं, पोल्स होते हैं किसके, मैग्नेट के। मतलब इट विल बिहेव एज अ पोल ऑफ, ठीक है, बार मैग्नेट। ओके, और हम लोग को मालूम है अगर मैं एक बार मैग्नेट लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं बार मैग्नेट लेता हूँ, समझो ये उसका नॉर्थ है ये साउथ है, अगर उसको मैं डिस्टर्ब करके छोड़ दूंगा तो ये क्या होगा, अल्टीमेटली ऐसा डिफ्लेक्ट होते जो समझो इसका नॉर्थ साउथ ऐसा है बरोबर है, तो ये नॉर्थ साउथ पोजीशन में रेस्ट में आ जाएगा। तो बोलने का मतलब ऐसा, अगर कॉइल को मैं डिफ्लेक्ट कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो कॉइल का जो प्लेन है, ठीक है, ऐसा बनाता है इसको, ये कॉइल भी कैसा होगा, ये कुछ ऐसा। मेरे कॉइल को मैं डिफ्लेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कॉइल में कुछ ऐसा हो जाएगा और इसको मैंने ऐसा था, ये जो कॉइल था ऐसा, इसको मैंने ऐसा टिल्ट किया और मैंने इसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, तो डिस्टर्ब होते समझो ये ऐसा आ जाएगा,
समझ में आया? मतलब बोलने का मतलब है ऐसा क्यों, क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक नॉर्थ और साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और नॉर्थ और साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा तो नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा क्या होता है, बार मैग्नेट होता है, तो ये किसकी तरह आ जाएगा, ये एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा, और ये कौन सी पोजीशन पे रेस्ट पे आएगा, बराबर ऐसा। बराबर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये ऐसे पोजीशन में रेस्ट में आ जाएगा, कॉइल का जो प्लेन है वो ऐसे पोजीशन में रेस्ट पे आएगा जो कि नॉर्थ साउथ के अलॉन्ग होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख लेना, कॉइल जो होता है वो इट बिहेव्स एज अ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, और आगे हम लोग पढ़ेंगे सोलेनॉइड जो होता है ना, सोलेनॉइड इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। ठीक है, तभी तब की बात तभी अपन करेंगे। तो नेक्स्ट चीज़, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेज एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जिसके अंदर एक करंट कैरिंग वायर है, अब कॉइल ऑफ 100 टन। तो देखो ये कॉइल है 1 टन, ठीक है, 2 टन, 3 टन, 4 टन, ऐसे कितने टन है? 100 टन है। इसके अंदर करंट कितना जा रहा है? तो 0.1 एम्पियर का करंट है। तो मैं दिखा देता हूँ, करंट लोग यूजुअली एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, तो लेट्स से दिस इज 0.1 एम्पियर का, ये ऐसा जा रहा है 0.1 एम्पियर का। उसके बाद में क्या है, इसका जो रेडियस है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका जो रेडियस है, let's say this is, it is 5 centimeter, which I can write it as 5 into 10 raised to minus 2 meter. Clear है? अब वो क्या बोल रहा है? The magnetic field at the center of the coil is, और म्यू नॉट का वैल्यू भी दिया हुआ है 4 पाई इंटू 10 raised to minus, म्यू नॉट का वैल्यू कितना है? 4 पाई इंटू 10 raised to minus 7 SI यूनिट, बराबर है, जो कि क्या है? वेबर पर एम्पियर मीटर है। तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो हम लोगों को मालूम है, एंड दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, I अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R। अगर 1 टन होगा तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है ये किसके लिए वैलिड है? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर N इज इक्वल टू 1 टन के लिए ना, तो 1 टन के लिए इतना है, तो N टन के लिए कितना होगा? इंटू है ना, क्योंकि 100 टन है, तो फॉर N टन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू N टन्स। तो कभी कभी यू कैन एक्सपेक्ट सच सिंपल क्वेश्चन ऑल्सो 2R। तो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करूँगा तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? 4 पाई इंटू 10 raised to minus 7, N का वैल्यू 100 मतलब 10 raised to 2, I का वैल्यू कितना है? 0.1 पर कैन राइट इट एज 10 raised to minus 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R। R इज हाउ मच? 5 इंटू 10 raised to minus 2। देखो पूरा सॉल्व कभी नहीं करना होता, कभी कभी अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन पे करना होता है। तो देखो ये 2 5 का कितना हो गया? 10, ये 10 raised to 1 है, ये 10 raised to 2 है, तो ये कितना हो गया? 10 raised to minus 1, ये 10 raised to minus 1 और ये 10 raised to minus 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना बचा? 10 raised to minus 5 बचा। तो आंसर कितना आ गया? 4 पाई इंटू 10 raised to minus 5 टेस्ला। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया? करेक्ट ऑप्शन ये आ गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे इट सेज, अब ये क्वेश्चन CET में आया हुआ है 2009, और ये एक बार और आया हुआ है। इम्पॉर्टेंट मतलब एक समझ लो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कंक्लूजन जो आएगा वो तुम लोग डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। CET 2009 में आया था। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जिसके अंदर करंट कितना जा रहा है? I। तो समझो ये है लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ठीक है, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर जिसके अंदर करंट कितना जा रहा है? 10 एम्पियर। क्लियर? अब समझो इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ जो है जो भी होगा 10 मीटर 20 मीटर, मैं बोलता हूँ इसका लेंथ है L करके। क्लियर? समझा? अब वो लोग ने क्या बोला, यही वायर को वो लोग ने क्या किया, बेंड कर दिया ऐसे, ठीक है, और बेंड करके बेंड किया
और बेंड कैसे किया कि सिर्फ एक ही सर्कल बनता है, मतलब एक ही टर्न में कन्वर्ट किया, तो उसको डायरेक्टली ऐसा बेंड कर दिया। तो अगर इसको मैं बेंड कर दूंगा तो देखो ऐसा कुछ दिखेगा, इसमें लिया उसमें ऐसे बेंड कर दिया, देखो इसको ऐसे लिया ऐसे बेंड कर दिया, बरोबर है। तो ये रेडियस कुछ तो होगा, बरोबर है। और ये जो लेंथ होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं इसका लेंथ पूछूंगा तो लेंथ किसके बराबर होगा, लेंथ विल बी इक्वल टू सर्कमफरेंस ना, और दैट इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई आर। तो मुझे बताओ आर क्या रहेगा यहाँ पर, एल अपॉन 2 पाई। ये क्लियर हुआ। नंबर ऑफ टर्न्स कितने यहाँ पर, एन इज इक्वल टू 1 करेंगे। करंट कितना जा रहा है, तो करंट लोग ने बोला है कि सेम ही है, बराबर है। करंट कितना जा रहा है, आई करंट ही जा रहा है, तो इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। अब ये करंट कैरिंग कॉइल की वजह से ऑफ रेडियस आर ऑफ 1 टर्न, ठीक है, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो जो भी होगा उसको मैंने बोला बी करके, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होगा, जिसका वैल्यू होगा मैं यहाँ लिखता हूँ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर ना, बराबर है। लेकिन आर क्या है, आर इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू वॉट, एल अपॉन 2 पाई। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू एल अपॉन 2 पाई। क्लियर है। कैंसिलेशन वगैरह वन शॉट में करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करो हमेशा, कैलकुलेशन वन शॉट में करो। अब आगे का पार्ट समझो, आगे का पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन भी कर लेना। बाद में क्या कर दिया, इसको सीधा कर दिया ऐसा वापस। फिर क्या बोला उसने कि इट इज़ बेंड इनटू सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न्स, और वो जो लोग ने n टर्न्स बनाए वो इक्वल रेडियस के। तो मुझे बताओ जब यही वायर का मैं 1 टन बनाऊंगा तो इतना बड़ा रेडियस का बनेगा, समझो। इसी का अगर मैं 10 टन बनाऊंगा, 10 टन, तो मुझे बताओ अगर मुझे इसका 10 टन बनाना है तो कोई ऐसा भी बनेगा 2 3 4 5 6 7, बराबर है कि नहीं, ऐसा अंडरस्टूड हो सकता है। रेडियस थोड़ा ऐसा भी हो, 1 2 3 4 5 ऐसा ऐसा बना दिया मैंने। मतलब देखो ये सब का रेडियस इक्वल है, सबका रेडियस इक्वल है, बराबर। अब देखो यहाँ पर इक्वल रेडियस का मतलब ये नहीं है कि वो लोग ने क्या किया, अभी इसको बेंड किया और वापस से उतना ही रेडियस का बन गया, वो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है, वो बोला कि पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर मुझे इसको बेंड करके आर रेडियस का वायर, अगर मुझे आर रेडियस पे चाहिए तो 1 ही टन बनेगा, ये समझ में आ रहा है। अगर इसको मैं और छोटा करता, अगर मुझे इसके और ज़्यादा टन बनाने हैं तो वो ऐसा होगा। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लेंथ कितना है, ये पूरा लेंथ एल ही है, बराबर है। और ये सबको मैंने ऐसे जोड़ दिया, बराबर है। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि अभी वो लोग ने क्या किया, इसको बेंड कर दिया, बेंड करके वो लोग ने कुछ तो टर्न्स का वायर बना दिया। तो लेट्स से दिस इज n टर्न्स, कितने 5 10 20 जो भी बना है वो लोग ने बोला n टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया। देखो ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है कि जब 1 टन में कन्वर्ट किया तो इसका रेडियस r है, और जब उसको ज़्यादा टर्न्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, उतना ही लेंथ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको कन्वर्ट किया और फिर इसको खींच के बड़ा कर दिया, वो एकदम इलास्टिक या रबर मटेरियल नहीं है, समझो कॉपर का वायर है, ठीक है। तो यू कैन नॉट स्ट्रेच इट एंड मेक इट इक्वल टू दिस रेडियस r, क्लियर है। तो नया जब लोगों ने n टर्न्स में कन्वर्ट किया तो ये रेडियस कितना रहेगा, ये रेडियस r डैश रहेगा। ये कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं पूछूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, बराबर है, एक टर्न की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए एक यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका बराबर है, इसका लेंथ कितना होगा अगर मैं पूछूँ तो, समझो यहाँ से लेके यहाँ तक। बताते हैं पहले, इसको अलग से बताता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, एल होगा, नहीं, इसका सरकमफ्रेंस होगा एल डैश, और एल डैश अगर मुझे निकालना तो एल डैश का रहेगा 2 पाई, और इसका रेडियस कितना है, आर डैश है, ये कितना रहेगा 2 पाई इंटू आर डैश। ओके, अब मुझे बताओ एक टन का लेंथ कितना है, एल डैश, बराबर है। तो यहाँ पर कितने टर्न्स है, n टर्न्स है ना, यहाँ पर n टर्न्स है। तो मुझे बताओ n टर्न्स का लेंथ कितना होगा, x, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x कितना आ जाएगा, n इंटू एल डैश। ये क्लियर है। एक टर्न का लेंथ कितना होगा, एल डैश होगा, एल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेडियस आर डैश है, छोटा रेडियस है ना, ये छोटा बनेगा, बराबर है कि नहीं। कभी ट्राई करना, एक वायर लेना, उसको तुम एक में बेंड करना, और मैं तुमको बोलूँ उसी से मुझे 5 टन बना के दिखाओ, तो तुमको वायर का रेडियस छोटा करना पड़ेगा, तब जाके वो 5 टन बनेगा या
6 टन बनेगा, 7 टन बनेगा। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि एक टन का लेंथ कितना एल डैश है, तो सब जितने भी टन हैं बना है, जितने भी टन बना है उनका टोटल लेंथ कितना होगा, एन इंटू एल होगा, बरोबर। और एन इंटू एल मतलब ये जितने भी मैंने टन बनाए सबका लेंथ, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लेंथ कितना है, ये पूरा लेंथ कितना है, एल ना, एल इज इक्वल टू एन इंटू एल डैश। ये क्लियर है। अब मुझे बताओ एल डैश क्या है, एल डैश क्या है, तो एल डैश है 2 पाई आर डैश, तो 2 पाई एन इंटू आर डैश। तो मुझे बताओ आर डैश क्या आएगा, एल अपॉन 2 पाई एन। यही चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये इतना बड़ा पार्ट क्लियर है। यही पार्ट यहाँ पर क्या है, यही पार्ट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, अब इसकी वजह से जब एन टन में मैंने वायर को कन्वर्ट कर दिया तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा उसको मैंने बोला बी डैश। ओके, तो बी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी डैश क्या रहेगा, म्यू नॉट, बरोबर। अगर एन टर्म्स है तो कितना आ जाएगा, एन इंटू आई। करंट अभी भी कितना है, आई ही है, करंट आई है, तो ये कितना हो जाएगा, करंट आई है, लेकिन रेडियस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर डैश। और आर डैश क्या है, एल अपॉन, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू एल अपॉन 2 पाई एन। क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, ठीक है। अगर मेरे फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप है, अगर थर्ड स्टेप में करूँगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दूँ मैं दोनों को, b1 अपॉन बी, तो b1 क्या है, ये पूरा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2l अपॉन 2 पाई एन, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, एल अपॉन 2 पाई एन। क्लियर है। अपॉन ये बी का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू एल अपॉन 2 का, 2 इंटू एल अपॉन 2 का। ये क्लियर है। जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। देखो यहाँ पर क्या है, कैंसिल हो जाता है, देखो म्यू नॉट, देखो एन नहीं है, एन मिस्टेक हो गया, एन दो उधर ही रहेगा, एन इधर है। क्लियर है। यहाँ पर एक एन है और यहाँ पर एक एन है, बराबर। तो ये म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट अपॉन 2, और यहाँ से ये आई, और देखो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया। फिर क्या हो जाएगा, फिर देखो एल अपॉन 2 पाई और एल अपॉन 2 पाई, ये कैंसिल हो गया, एल अपॉन 2 पाई, और देखो एल अपॉन 2 पाई, ये बचा क्या, एन, एन में ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये बी डैश अपॉन बी इज इक्वल टू व्हाट, एन स्क्वायर। तो देयरफॉर बी डैश कितना आ गया, एन स्क्वायर इंटू बी। करेक्ट है क्या, बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, मेरे ख्याल से ऑप्शन है बी वाला, ठीक है ना, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा समझा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, क्या बोला उसने, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज टर्न्ड इनटू अ लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एज शोन। ठीक है। तो डायग्राम में देखो, डायग्राम देखो, लोग बोल क्या रहे, लोग बोल ऐसा है कि एक लॉन्ग वायर था, उसको एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, बट देखो उसको कंप्लीटली सर्कल में कन्वर्ट नहीं किया। क्यों ऐसा, क्यों उन्होंने लिखा भले ऐसा है, इट इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, बट डायग्राम में देखोगे तो देखो लोग ने कैसा बेंड किया इसको, बराबर। ये ऐसा था ना, तो लोग ने क्या, इसको ऐसा लिया और इसको ऐसा बेंड कर दिया। ये समझ में आ रहा है ऐसा, और अगर इसको मैं ऐसा टिल्ट करके ऐसा बना दूँ तो देखो ये ऐसा दिखेगा। ये क्लियर है। और इसका रेडियस कितना, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, विच इज 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। करंट नीचे से आ रहा है, कितने का, 8 एम्पियर का, यहाँ से करंट आ रहा है 8 एम्पियर का, वही करंट फिर ऐसे जा रहा है। और इसके अंदर करंट कैसा जा रहा है, लोगों ने बोला क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज।
ये क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज। अब if a current of 8 ampere is passed through the loop, then the value of the magnetic field and its direction at C जो सेंटर है उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो यहाँ पर C पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दो चीज़ की वजह से आने वाला है, एक ये सर्कुलर कॉइल की वजह से और दूसरा ये स्ट्रेट वायर की वजह से। तो स्ट्रेट वायर की वजह से, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, इसमें बोलूँगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर। और मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रेट वायर मुझे मालूम है, फॉर्मूला क्या है, μ0I/2 पाई आता है, बरोबर है कि। और आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस जो कि इतना 10⁻⁻²। क्लियर। और इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा, अंदर होगा कि बाहर होगा। तो देखो करंट ऐसे जा रहा है, मेरा पॉइंट इधर है और फिंगर्स को 90 डिग्री करना है, तो देखो अंदर जा रहा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, क्रॉस। दूसरा, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ पर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टू फुल सर्कल, ये कहाँ पर होगा, क्या ये कितना होगा, तो इट इज μ0I/2 टाइम्स ऑफ आर, पाई नहीं है। अच्छा ये कहाँ पर होगा, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये बाहर की तरफ, क्लियर है। अच्छा मतलब दोनों क्या एक दूसरे के ऑपोजिट का सब्ट्रैक्शन तो होगा। अभी मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, तो तुमको क्या लगता है। तो अगर तुम लोग देखोगे ना, तो देखो इधर देखो, ये वाला टर्म देखो दोनों में कॉमन है, इधर देखो। मतलब समझो अगर ये 4, अगर ये एग्जाम्पल समझो ये अगर 10 है एग्जाम्पल, तो ये क्या रहेगा 10 डिवाइड बाई पाई, ये क्या होगा 10 डिवाइड बाई पाई होगा ना, 10 डिवाइड बाई, समझो ये वैल्यू 100 है एग्जाम्पल, ये भी 100 होगा, लेकिन डिवाइड बाई पाई है और पाई का वैल्यू समझ लो कि 3 है एग्जाम्पल, तो ये कितना हो गया डिवीजन में ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो वैल्यू है ना ये मैग्नीट्यूड में कम है और ये वाला वैल्यू क्या मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, तो समझा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फुल सर्कल माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर। तो ये कितना हो जाएगा μ0I/2r माइनस μ0I/2πr करके, क्या कॉमन क्या निकल जाएगा, तो कॉमन निकलेगा μ0I/2r, अंदर बचेगा 1 - 1/π, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा μ0 × I/2r, वैल्यूज डाल ही देते, तो यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू 4, पाई का वैल्यू 4π × 10⁻⁻⁷। करंट का वैल्यू कितना है, करंट का वैल्यू 8 है, इंटू 2 टाइम्स ऑफ आर का वैल्यू कितना है 10 × 10⁻², 10 × 10⁻² इंटू 1 - 1/3.14। तो यहाँ पर ये जाएगा 3.14 - 1, तो कितना हो जाएगा 2.14। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 4π × 10⁻⁷ × 8/2 × 10⁻²। यहाँ पर आ जाएगा 2.14/3.14। क्लियर। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते, पहले 10 की बात करते हैं। ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴। ये 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 10⁻+1। ये 10⁻+1 और ये कितना हो गया 10⁻⁻6 हो गया। ये क्लियर हुआ। ये 2 1 जा 2 2 जा बराबर, ये पाई इससे कैंसिल हो गया। अभी कितना बच गया, यहाँ पर कितना बच गया 2 और 8, 2 × 8 कितना हो गया 2 × 8 = 16। और देखो 16 2 जा, अगर 16 2 जा होता तो 32 आता, लेकिन 2 से ज़्यादा है तो 32 से ज़्यादा आएगा वैल्यू। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, मेरी एक ही है और वो बी है, और वो कौन सा है बी है 3.4 × 10⁻⁻⁴ वाला। करेक्ट ऑप्शन इज बी। समझा कि नहीं समझा, क्लियर है चीज़। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या बोलता है कि देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स ईच ऑफ रेडियस इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर एंड आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स। तो समझो ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। दो कॉइल्स है, एक कॉइल ऐसा रखा, देखो इधर से अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो ऐसा साइड से मुझे सिर्फ लाइन दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं ऐसे बता रहा हूँ। मतलब एक कॉइल ऐसा रखा हुआ है, ये इसका प्लेन है, दूसरा कॉइल ऐसा रखा हुआ है एक्स एक्सिस, तो ये इसका प्लेन है और दोनों एक दूसरे को कैसे हैं परपेंडिकुलर है। तो मैं ऐसा बना देता हूँ, ये कॉइल का ये वाला एक कॉइल है और दूसरा कॉइल ये वाला, ठीक है। दोनों कॉइल्स का प्लेन परपेंडिकुलर है और दोनों का रेडियस कितना है 2 पाई सेंटीमीटर, मतलब दोनों का रेडियस इज 2 पाई सेंटीमीटर विच आई कैन राइट इट एज 2 पाई इंटू 10⁻² मीटर। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर प्लेस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर कैरिंग करंट 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। तो समझो इसके अंदर करंट है 3 एम्पियर का, इसके अंदर करंट है 4 एम्पियर का। वो लोग ने डायरेक्शन की बात नहीं की है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, ऐसा मतलब देखो ऐसा, मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ ये कॉइल का देखो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, तो देखो ये ऐसा, इसको मैंने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4 एम्पियर, क्लियर है। और एक कॉइल ऐसा रखा है, इसके अंदर करंट ऐसा है, दूसरा ऐसा रखा है, इसके अंदर कॉइल ऐसा करंट है, बराबर। तो देखो अगर ऐसा रखूँगा तो देखो ऊपर मतलब इसके अंदर करंट कितना जा रहा है ऐसा, सॉरी इसके ये 3 था ना, ये 4 है, तो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा इधर सेंटर पे, और वो अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू और दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है, तो एक के जैसे मैग्नेटिक फील्ड इतना दूसरे जैसे उतना, तो हम क्या यूज़ करेंगे घूम फिर के पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करेंगे, क्लियर है। तो पैरेललोग्राम लॉ कैसे बनाते हैं ऐसा, और डायगोनल क्या रहेगा, डायगोनल होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3 एम्पियर का स्क्वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4 एम्पियर का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस 2d3d4 प्लस 2d3d4 कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ d3d4 कॉस ऑफ थीटा, क्लियर है, d3d4 कॉस ऑफ थीटा करके, और ये थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो ये पूरा टर्म कितना हो गया 0 हो गया, क्लियर है। d3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, d3 का वैल्यू, तो d3 का हाँ सर्कुलर कॉइल ही है ना, ठीक है, d3 बराबर d3 ऐसा है, तो इसका वैल्यू आएगा μ0I अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r, ठीक है, और इसका भी कितना आ जाएगा ये भी स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। नाउ इसके अंदर करंट, इसको मैं इसके अंदर जो करंट है वो 3 एम्पियर है, इसको मैं बोल देता हूँ I1, और इसके अंदर जो करंट इसको मैंने बोल दिया I2, तो यहाँ पर I1 यहाँ पर I2, बाकी सब सिंपल ही है, नाउ यू नो ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा μ0 अपॉन 2r का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर, ये सेम तो हमने किया बट स्ट्रेट वायर के लिए किया, अगर याद होगा तो ये बाहर निकल गया, तो μ0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r, और अंदर क्या बचेगा I1 का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और ये रूट, तो 3 का स्क्वायर इज हाउ मच 9, दिस इज व्हाट 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 इज 25, और उसका स्क्वायर रूट पूरे का ये कितना आ गया 5 आ गया, और यहाँ पर कितना बचा μ0 की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, और 5 और नीचे लिखना है 2, और देखो ये r का वैल्यू कितना है 2 पाई इंटू 10⁻², तो 2 पाई इंटू 10⁻², देखो ये 4 पाई इससे कैंसिल हो गया, 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻+2
और ये कितना हो गया 10⁻⁻⁵, तो आंसर कितना आ गया फाइनली 5 × 10⁻⁻⁵। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए वाला। क्लियर है। देखो सबके सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन से पूछे गए हो, तो यू हैव एन आइडिया कि ये क्वेश्चंस ऐसे वैरायटी के होते हैं और ऐसे एग्जाम्स में आते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस वैसे क्वेश्चन ही करो जो एक्सपेक्टेड है, एकदम डिफिकल्ट भी पूछ करके ज़्यादा मतलब नहीं है, एकदम सिंपल करके भी मतलब नहीं है। जो वेराइटीज़ के जो यूजुअली आते हैं वो वेराइटीज़ के ही ट्राई किया करो। ओके चलो, तो दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन इफ़ यू सी इट सेज स्क्रीन पे कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, ठीक है, कॉइल्स का ये लास्ट न्यूमेरिकल है, उसके बाद एक दूसरा होगा वो शायद वायर के ऊपर। तो क्वेश्चन सेज कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स ऑफ 10 टन्स ईच, मतलब 2 सर्कुलर कॉइल्स है, ठीक है, दोनों के अंदर 10 टन्स है, आर सिचुएटेड इन द सेम प्लेन, दे आर रेडिया या 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो ठीक है, ये समझ लो एक पहला वाला कॉइल है, दूसरा का मैं यूज करता हूँ, समझो, ठीक है। इसका रेडियस कितना, तो इसका रेडियस है समझो R1 और ये कितना दिया 20 सेंटीमीटर। तो ये बोलता हूँ मैं 20 सेंटीमीटर मतलब 20 × 10⁻²। ठीक है। दूसरा क्या बोला इसने कि दूसरा भी कॉइल है जिसका रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से R2 और ये 40 सेंटीमीटर है, मतलब 40 × 10⁻²। अभी क्या बोल रहा है कि कैरी करंट 0.2 एंड 0.3 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो ऐसा बोला नहीं कि इसके अंदर क्लॉकवाइज है इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज है, बट उसने बोला कैसा भी लो, बट दोनों के अंदर ऐसा करंट आना चाहिए कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। तो जैसे हम यूजुअली प्रीफर करते हैं, अगर मैं इसके अंदर बोलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, और ये पहला कॉइल है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा, ऐसा क्लॉकवाइज, और ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इन वेबर पर मीटर स्क्वायर एट द सेंटर। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितना होगा ऐसा वो बोल रहा है। ये सब अभी वैरायटी से कुछ हम लोग कर लिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सेंटर में वो पे कितना वो पूछे। तो मुझे मालूम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल कितना होगा, μ0I1/2 टाइम्स ऑफ R1 यहाँ पर, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड कॉइल जिसका रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर है, उसका कितना होगा μ0I2/2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, मुझे क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर चाहिए। तो सेंटर मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड। अभी आप मुझे बताओ P1 बड़ा है, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है P1, इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर P2। कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो देखो इन्वर्स रिलेशन है, तो R1 और R2 कौन बड़ा है, R2 बड़ा है, तो इसके से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है, इसके से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है B1 है, बरोबर है। तो अभी B1 बड़ा है B2 छोटा है, तो यहाँ पर क्या आएगा फाइनली B1 - B2। तो ऐसे लिख दूँ मैं μ0I1/2 टाइम्स ऑफ R1 μ0I2/2 टाइम्स ऑफ R2। दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, μ0/2 कॉमन आ गया। I1 की वैल्यू कितनी है, तो मेरे ख्याल से मैंने करंट दिया था और वो वैल्यू था I1 और I2 का वैल्यू था 0.2 और 0.3। तो इसके अंदर वैल्यू था 0.2 और इसके अंदर वैल्यू था 0.3। तो यहाँ पर आएगा 0.2 मतलब 2 × 10⁻⁻1 और इसका रेडियस R1 कितना है 20 × 10⁻²। 20 × 10⁻² माइनस I2 कितना 0.3 मतलब 3 × 10⁻⁻1 अपॉन R2 कितना, तो R2 इज 40 × 10⁻⁻। ये क्लियर है। अब देखो कॉमन क्या है 10⁻⁻1 10⁻⁻1 ये दोनों कॉमन है, इसको बाहर ले लो तो कितना आ जाएगा μ0/2 10⁻⁻1 बाहर आ गया। तो यहाँ से 10⁻², और देखो यहाँ से 10 भी बाहर आ जाएगा, तो 10 × 10⁻², ये समझा। तो अंदर यहाँ पर क्या बच गया 2 और 2 बच गया,
ठीक है, ये 10 चलेगा और यहाँ पर क्या बच गया 3 और 4 बच गया। क्लियर है? अभी सिंप्लीफिकेशन कर लो। म्यू नॉट, देखो आंसर म्यू नॉट के टर्म्स में ये, तो म्यू नॉट को सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 ना, और 10⁻⁻1 10⁻⁻1 कैंसिल हो गया तो गया, ये कितना हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 3/4। क्लियर है? तो 4 1 जा 4, 4 - 3 1, तो कितना आ जाएगा ये इसका आंसर म्यू नॉट अपॉन 2 ब्रैकेट में 4 1 जा 4 1/4, तो आंसर कितना आ जाएगा म्यू नॉट बाई 8 आ रहा है ना, कुछ तो मिस्टेक हो गया लगता है, क्या मिस्टेक हो गया, बरोबर है। ये कितना टर्न्स है, 10 टर्न्स का है, 10 टर्न्स। तो ये जो हम लोग ने निकाला हुआ है, देखो इसके कितने टर्न्स हैं, इसके 10 टर्न्स है और इसके भी 10 टर्न्स है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाला हुआ है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये किसके लिए 1 टर्न के लिए ना, तो 1 टर्न के लिए नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना म्यू नॉट अपॉन 8 करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर n इज इक्वल टू 10 टर्न्स क्या रहेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 8 इंटू 10, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो आंसर कितना आ गया 5/4 म्यू नॉट। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डी करके। अंडरस्टूड? करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है अभी सर्कल और पार्ट के ऊपर क्वेश्चन थे, वो ये वाला लास्ट है इसके ऊपर, बाकी हम लोग करेंगे थोड़े और टिपिकल लेंगे, सब जितने भी जेईई मेंस में और नीट में है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। अब स्ट्रेट वायर की वजह से जो क्वेश्चन एक है वो ज़रा देख लेते हैं, 2005 में आया था। क्वेश्चन सेज 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स P and Q आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। क्लियर है? विथ डिस्टेंस 5 मीटर बिटवीन देम, मतलब समझो एक ऐसा पेपर है, यहाँ पर ऐसा पेपर है, और ये समझो ये 2 वायर है ऐसा, और दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है। क्लियर है? मतलब ऐसा, ठीक है, और ये 2 वायर, एक वायर इधर एक वायर इधर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 5 मीटर का। तो अगर इसको मैं बनाने जाऊँगा तो ऐसा दिखेगा कुछ, ये पहला वायर है और ये दूसरा वायर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर, 5 मीटर एक सेंटीमीटर है, तो लोग ने दिया 5 मीटर है। ठीक है, और ये वायर 1 and 2 नहीं, एक्चुअली P and Q है, तो इसको मैं बोल देता हूँ P, इसको मैं बोल देता हूँ Q करके। तो करंट कितना जा रहा है इसके अंदर, P के अंदर जा रहा है 2.5 और इसके अंदर जा रहा है Q के अंदर 5, तो इसके अंदर करंट जा रहा है 2.5 एम्पियर, और इसके अंदर फिर करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर, इसके अंदर करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर। ये क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द सेम डायरेक्शन, और वो भी सेम डायरेक्शन में, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, मिडवे, ठीक है, या हाफ वे बिटवीन द वायर्स, मतलब कोई भी एक पॉइंट है और वो कहाँ पर है, मिडवे है, मतलब 5 है ना, तो इधर को कहीं पर भी, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, और जो बोलो पॉइंट इधर है मिडवे, इससे कितना डिस्टेंस पे है, 2.5 मीटर है, और इससे भी कितना डिस्टेंस पे है 2.5 पे ही है। क्लियर है? तो अगर ये कोई भी पॉइंट जो मिडवे है, मिडवे बीच में, तो बताओ ये दोनों वायर से उसके ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है। क्लियर है? तो देखो पहले इसकी बात करते हैं, इसको भी भूल जाओ, फिलहाल इसको देखो, इसकी वजह से स्ट्रेट वायर है और पॉइंट P है, पॉइंट B नहीं लेता, P तो ऑलरेडी मैंने ले लिया, तो इसको बोल देता हूँ पॉइंट O पे। तो पॉइंट O पे मुझे पता मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट O, एट पॉइंट O ड्यू टू दिस वायर P, वो क्या रहेगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, R इज 2.5, बराबर, यहाँ पर भी मीटर है, I दोनों में अलग अलग है, तो इसको I बोल देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर ये भी स्ट्रेट वायर है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, मैग्नेटिक फील्ड को वायर Q, और ये कितना रहेगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। देखो R दोनों में सेम, इसलिए R ही रखूँ, लेकिन करंट अलग है तो I2। तो जो बताओ
इसकी वजह से मैग्नेट फील्ड यहाँ पर कैसा हो रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, पॉइंट इधर और फिर ऐसा, मतलब अंदर की तरफ, ये किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। और इसकी वजह से देखो ऐसा है ऊपर, इधर पॉइंट है और फिर ऐसा बाहर की तरफ, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। अब किसको किस में सब्ट्रैक्ट करोगे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, पर देखो पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है ना वो दोनों सेम है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड सेम हुआ, नहीं। यही चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना देखो करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये दिख रहा है, और किस में करंट ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो ये टाइम हर बार हम लोग B1 माइनस B2 करते हैं, तो ये बार नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, इट विल बी B2 माइनस B1, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R माइनस म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, क्या कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R, ब्रैकेट में रहेगा I2 माइनस I1, क्लियर है। वैल्यू आंसर जो है हम लोग ने पाई में रखा हुआ है, तो यही सब कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं करूँगा मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ म्यू नॉट 2 पाई, आर का वैल्यू मैं लिख देता हूँ, दैट इज 2.5, इसका वैल्यू कितना है 5, इसका वैल्यू कितना है 2.5, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, विच इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मेरे ख्याल से डी ऑप्शन है, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर जो बियो-सावर्ट्स लॉ जो था, बियो-सावर्ट्स लॉ और उसका जो एप्लीकेशन था, बियो-सावर्ट्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग ने किए, उसके बाद जो स्ट्रेट वायर था उसका डेरिवेशन किया, उसके अलग अलग केसेस देखे, उसके ऊपर हम लोग ने सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए। उसके बाद में सर्कुलर कॉइल लिया, उसका भी डेरिवेशन देखा, उसके अंदर भी अलग अलग उसके केसेस देखे और उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स का कॉम्बिनेशन भी हम लोग ने देख लिया। तो हम लोग ने ऑलमोस्ट बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस भी कर लिए और ये मेन टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग साइक्लोट्रॉन, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके बाद हम लोग करेंगे, ओके।